हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैप इन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें पिछले हफ्ते हमने किस क्वेश्चन पर छोड़ा था क्लास को और उससे आगे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर हूं मैं। आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। आइए, हमने ये जो सवाल आपसे पूछा था ये हिंद महासागर के बारे में था और हिंद महासागर के बारे में जो न्यूज़ आई थी वो हमने पहले ही शेयर कर लिया था आपसे। संरचना का नाम एक तरफ दिया गया था रमन, संरचना का प्रकार किस तरीके से है, रिज है, सी माउंट है, ग्योट है, क्या है, और दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया था उत्तर पूर्व हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर या फिर उत्तर पश्चिम हिंद महासागर। और कहा गया था कि कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर सभी चार। तो इसके पहले आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा हिंद महासागर के बारे में जानना चाहिए। देखिए, अब ये खबर क्यों ली गई थी? हिंद महासागर के नीचे जो संरचनाएं हैं उनका नाम रखा जाता है और भारत की तरफ से 3 नाम प्रस्तावित किए गए थे जिससे मान्यता मिल गई है। तो अब भारत की तरफ से कुल 7 ऐसी भौगोलिक संरचनाएं हैं जिनका नाम भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसमें से ऑलरेडी 4 हमारे द्वारा प्रस्तावित किए गए नाम हैं और 3 और नाम प्रस्तावित किए गए हैं। इसी बात को लेकर ये न्यूज़ में है। तो देखिए, 3 जो नए नाम हैं प्रस्तावित वो कहां पर हैं? ये हैं साउथ वेस्ट इंडियन रिज के पार्ट हैं, ठीक है। साउथ वेस्ट इंडियन रिज में 3 नए नाम प्रस्तावित किए गए हैं, जबकि 4 नाम इस पोजीशन पर है, ठीक है। तो ये 7 नाम आपको देखने होंगे। अब जो 3 नए नाम प्रस्तावित किए गए हैं उसको याद कर लीजिए। बीच में है अशोक, ये सी माउंट है, ठीक है। अशोक सी माउंट, अशोक सी माउंट। अभी देखेंगे कि सी माउंट क्या होता है, ठीक है। समुद्र के भीतर की संरचना अगर आप जानते हो, पढ़ा होगा आपने, तो समुद्र के भीतर भी पहाड़ होते हैं, ज्वालामुखी के उद्गार द्वारा जो पहाड़ बनते हैं। तो समुद्र के भीतर आप जानते हैं कि समुद्र का ये जो एरिया है यहां से जलमग्न एरिया, इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, महाद्वीपीय मग्न तट। और अंदर जब हम संरचनाओं को देखते हैं तो एक संरचना तो हो गई, ये सी माउंट कहलाता है, मतलब ज्वालामुखी के उद्गार से बने हुए पर्वत, ठीक है। और अगर इसका शिखर सपाट है तो इसको हम कहते हैं ग्योट। रिज आपको पता ही है, ठीक है, पतली लंबी सकरी पट्टी पूरी। तो इस तरह की संरचनाएं हिंद महासागर के भीतर ऑलरेडी 4 संरचनाएं, बहुत सारी हैं लेकिन 4 नाम हमने पहले से हमारे द्वारा प्रस्तावित नाम रखे गए थे। अब 3 और नाम हैं जिनको प्रस्तावित किया गया इंडिया के द्वारा और उसको अब मान्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल गई है। तो अब हिंद महासागर के भीतर 7 ऐसे नाम हैं जो भारत द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं, 7 संरचनाओं के। उन्हीं में से 3 नाम हैं। इसमें एक है अशोक सी माउंट, एक है चंद्रगुप्त रिज, ठीक है। तो ये रिज है, क्या नाम है इसका? चंद्रगुप्त। बीच में है अशोक सी माउंट और कल्पतरु रिज, कल्पतरु। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, आ भी सकता है एग्जाम में। कल्पतरु रिज, दोनों तरफ रिज हैं, कल्पतरु और चंद्रगुप्त, और बीच में है अशोक सी माउंट। किसके पार्ट हैं ये? साउथ वेस्ट इंडियन रिज के, दक्षिण पश्चिम इंडियन रिज के पार्ट हैं, जिसको अभी हमने इस मैप पर देखा, साउथ वेस्ट इंडियन रिज के पार्ट है, ठीक है। अब आइए जरा सा हिंद महासागर, जो अभी 3 नाम हैं वो उसको हम देखेंगे क्वेश्चन में, लेकिन अभी आप देख लीजिए जो पहले के 4 नाम हैं वो क्वेश्चन में हमने देख लिया है। अभी आप थोड़ा सा इंडियन ओशन के बारे में, हिंद महासागर के बारे में जानेंगे। तो ये पूरा जो ब्लू वाला एरिया है ये पूरा का पूरा हिंद महासागर का एरिया है, ध्यान रखिए, ठीक है। अब एक बच्चे ने कमेंट किया, एक कोई एनिमेशन प्रोग्राम में हमने लिखा कि भाई बे ऑफ बंगाल
तो उसने कहा कि ये बे ऑफ बंगाल नहीं है। अरब सागर को किसी ने लिखा कि अरब सागर नहीं है, ये हिंद महासागर है। तो आपको जानना चाहिए कि हिंद महासागर में कौन कौन से वाटर बॉडीज आते हैं और हिंद महासागर का विस्तार कहां से कहां तक है। तो ये पूरा विस्तार जो है, ये ब्लू वाला, ये हिंद महासागर का विस्तार है। यानी यहां से लेकर ये पूरा, ये सब हिंद महासागर का ही विस्तार है यहां तक। इसमें जितने भी वाटर बॉडीज आएंगी सारे हिंद महासागर के पार्ट हैं। ठीक है, अब आप समझ गए कि भाई बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी, ये सब हिंद महासागर के ही पार्ट हैं। अंडमान सी हिंद महासागर का पार्ट है। ठीक है, रेड सी हिंद महासागर का पार्ट है। अभी हम एक एक करके देख भी लेंगे। अब अगर इसके तटों से लगे हुए कंट्रीज की, कॉन्टिनेंट की बात करें तो कौन कौन से महाद्वीप हैं। एक तो एशिया, यहां नॉर्थ में आपको दिख रहा है एशिया, तो अगर नॉर्थ की बात करें तो एशिया हो जाएगा। फिर इसके पश्चिम में देखिए तो अफ्रीका है। ठीक है, दक्षिण में देखिएगा तो अंटार्कटिका है, ये अंटार्कटिका है। ठीक है, पूर्व में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। हिंद महासागर की बात कर रहे हैं हम। हिंद महासागर के नॉर्थ में एशिया, हिंद महासागर के पश्चिम में अफ्रीका, दक्षिण में अंटार्कटिका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया। और अगर इसके उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, चलिए अब हमने देख लिया कि भाई एशिया में, अब देखते हैं कि एशिया के कौन कौन से कंट्रीज इंडियन ओशन के किनारे पर हैं। ये भी देख लेते हैं, जब पढ़ रहे हैं तो विस्तार से। देखिए यहां से शुरू कीजिए। एक तो ऑस्ट्रेलिया इसके पूर्व में है, आपको पता ही है। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर शुरू करेंगे, एशिया में बात करेंगे तो तिमोर लेस्ते से शुरू होगा, तिमोर लेस्ते, फिर इंडोनेशिया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ये तिमोर लेस्ते है यहां पर, तिमोर लेस्ते। और तिमोर लेस्ते और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है तिमोर सी, तिमोर सागर। तो ये भी हिंद महासागर का पार्ट है। ठीक है, तिमोर लेस्ते के बाद फिर इंडोनेशिया, मलेशिया। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच जो मलक्का स्ट्रेट है वो भी हिंद महासागर का पार्ट है, मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, फिर अंडमान सी दिख रहा है, अंडमान सागर, अंडमान सागर। आपको ये सब अपने मैप पर क्या करना है, या तो जो खाली वाला मैप होता है उस पर मार्क कर लेना है, या फिर अपने किसी भी मैप पर मार्क कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज का नाम लेंगे तो सब भूल जाएगा। तो तिमोर लेस्ते, इंडोनेशिया, मलेशिया। फिर एक काम करते हैं, पहले हम सिर्फ कंट्री देख लेते हैं, फिर वाटर बॉडी को अलग से देख लेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। यहां है तिमोर लेस्ते, एशिया की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया हमने देख लिया है ही। फिर इंडोनेशिया, नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख दे रहा हूं, इंडोनेशिया। मलेशिया, ठीक है। थाईलैंड, ठीक है। फिर बर्मा या फिर म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया आपको पता ही है, श्रीलंका, यहां मालदीव्स है, ठीक है। एशिया में और आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान, फिर ईरान, और यहां अब गल्फ ऑफ ओमान और इधर पर्शियन गल्फ, इससे एंटर करेंगे यहां तक। तो सब एशियन कंट्रीज ही हैं और सब इंडियन ओशन का ही पार्ट है, क्योंकि पर्शियन गल्फ भी इंडियन ओशन का पार्ट है। तो यहां एंटर कीजिए पाकिस्तान से ईरान, फिर यहां इराक, तो इराक कर लीजिए। ठीक बगल में यहां पर एक छोटा सा कंट्री है कुवैत, ठीक है। फिर बहरीन,
बहरीन, और ये जो बड़ा हिस्सा दिख रहा है ये किसका है? सऊदी अरेबिया का, ये वाला सऊदी, ठीक है। यूएई ये वाला संयुक्त अरब अमीरात, फिर ओमान, फिर यमन के बाद सऊदी अरब तो ये है ही। ध्यान रखिए कि यहां का जब मैप आप बड़े में देखेंगे तो जॉर्डन और इजराइल दोनों सीमा सटती है कहां से? रेड सी के साथ, यानी गल्फ ऑफ अक्काबा के साथ। यहां पर क्या है? ये इसको कहते हैं अक्काबा की खाड़ी, अक्काबा की खाड़ी, ठीक है। जब हम रेड सी को मैप करते हैं तो कैसे देखते हैं? ये है रेड सी, और एक इस तरफ गया है ब्रांच और एक इस तरफ, ये है अक्काबा की खाड़ी, और ये क्या है? सुएज कनाल, ठीक। बात समझ में आ गई? तो अक्काबा की खाड़ी की तरफ से जॉर्डन और इजराइल दोनों बहुत छोटी सीमा इसकी वाटर बॉडी से लगती है, तो ये भी हिंद महासागर के किनारे होगा। यहां तक बात समझ में आई? अब आ जाइए एशिया से अफ्रीका की तरफ। तो अफ्रीका की तरफ क्या क्या है ये सब नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, हल्का सा रिवाइज करते चलिए। एक तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, तिमोर लेस्ते, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, थाईलैंड यहां, ये थाईलैंड का पार्ट है, ठीक है। फिर म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, ठीक है, पाकिस्तान, ईरान, कुवैत और इराक। फिर ये सऊदी अरब, कतर, बहरीन भी है, फिर यूएई, ओमान, यमन, ठीक है, जॉर्डन और इजराइल। तो इस तरह से आप मार्क कर सकते हैं अपने मैप पर, ठीक है। फिर अब आइए अफ्रीका की तरफ। तो अफ्रीका की तरफ क्या क्या है? अफ्रीका की तरफ एक तो है इजिप्ट यानी मिस्र, फिर सूडान, फिर इरिट्रिया, फिर है जिबूती। ध्यान रखिएगा कि इथोपिया लग रहा है आपको कि रेड सी के किनारे है, लेकिन इथोपिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो इथोपिया इसका पार्ट नहीं होगा। जिबूती के बाद ये सोमालिया, ठीक है, फिर केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, ठीक, फिर साउथ अफ्रीका। यहां पर एक और कंट्री है स्वाजीलैंड, जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसलिए ये हिंद महासागर के तट पर नहीं है। तो साउथ अफ्रीका। अब एक बड़ा द्वीप मेडागास्कर, मॉरिशस, मोटे तौर पर अगर याद रखना हो, सेशल्स, कॉमरोस, इतना तो आपको याद रखना ही चाहिए। ये सब हिंद महासागर के किनारे हैं, ठीक है। तो ये पूरा एरिया जो है ये हिंद महासागर का एरिया है। ये समझ के लिए पूरा याद नहीं करना है आपको, लेकिन अपने उस पर मार्क जरूर कर लेंगे। तो ये सारे जो कंट्रीज हैं ये हिंद महासागर के, इंडियन ओशन के पार्ट हैं, ठीक है।
अब आ जाइए इसकी वाटर बॉडी को देख लेते हैं, कौन कौन से वाटर बॉडी। देखिए यहां जो आपको दिख नहीं रहा है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में यह है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, फिर तिमोर सी, तिमोर सागर, ठीक है, फिर अंडमान सागर, यहां मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जिसका नाम है मलक्का स्ट्रेट, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, अरेबियन सी, अरब सागर, ये तो आपको पता ही है। यहां गल्फ ऑफ ओमान है और इधर पर्शियन गल्फ है, तो ये फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी, ये दोनों भी इसके पार्ट है। और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं हॉर्मुज स्ट्रेट। फिर इसी तरीके से गल्फ ऑफ अदन यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर, ठीक है। इसके बीच में है बाबल मानदेव स्ट्रेट, ठीक। फिर अक्काबा की खाड़ी, इधर मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल। ये सारे वाटर बॉडी किसके पार्ट हैं? इंडियन ओशन के पार्ट है, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि संरचना का नाम रमन, पणिक्कर, सागर कन्या, वाडिया। अभी नए वाले हमने देख लिए, कल्पतरु, अशोक और चंद्रगुप्त। अशोक सी माउंट, कल्पतरु और चंद्रगुप्त रिज। ये पुराने वाले चार हैं। देखिए इसके बारे में पूछा गया है। संरचना रमन रिज है उत्तर पूर्व हिंद महासागर में। तो एक तो बात ध्यान रखिए कि ये सारे के सारे बेसिकली उत्तर पश्चिम हिंद महासागर में है, ठीक है। तो सारा ही उत्तर पश्चिम हिंद महासागर में है, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है। सी माउंट ये वाला है, ग्योट ये वाला है। अब यहां मुंबई के पास देखिए, ये है रमन रिज, पणिक्कर, ठीक है, वाडिया ये ग्योट है, पणिक्कर सी माउंट है, ठीक है, और सागर कन्या, सागर कन्या ये भी सी माउंट है। और सबकी लोकेशन कहां पर है? सबकी लोकेशन है उत्तर पश्चिम हिंद महासागर, ठीक, उत्तर पश्चिम हिंद महासागर। इस पूरे पोर्शन को जब देखिएगा तो ये पोर्शन कहां बनेगा? उत्तर पश्चिम। तो रमन रिज है लेकिन लोकेशन गलत है। पणिक्कर सी माउंट ये भी गलत है, ठीक। सागर कन्या इसका भी लोकेशन गलत है और सागर कन्या सी माउंट है। वाडिया ग्योट है, उत्तर पश्चिम हिंद महासागर में है, तो केवल एक इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, रमन रिज को 1992 में स्वीकृत किया गया है, भारत की तरफ से जो नाम गया
1951 में इसकी खोज हो गई थी। पणिक्कर सी माउंट को 1993 में स्वीकृत किया गया है, 1992 में खोज हुई थी। सागर कन्या सी माउंट को 1991 में स्वीकृत किया गया है, और वाडिया ग्योट जो 1993 में स्वीकृत हुआ है, 1992 में इसकी खोज हुई थी। तो ये 4 पहले से हैं ऑलरेडी। चलिए, क्वेश्चन क्यों ऐसा बनाया गया है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। यूपीएससी ने सवाल पूछा, मध्य एशिया क्षेत्र का नाम, पर्वत श्रृंखला का नाम वॉसजेस, पर्वत का प्रकार वलित पर्वत। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने भी बनाया कि रिज संरचना का प्रकार, संरचना के नाम और क्षेत्र क्या है। तो मध्य एशिया में वॉसजेस वलित पर्वत, यूरोप में आल्प्स ब्लॉक पर्वत, उत्तर अमेरिका में अपलेशियन वलित पर्वत, और दक्षिण अमेरिका में एंडीज वलित पर्वत। कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं? ठीक है, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4? देखिए, उत्तर अमेरिका में आपको पता है ये रॉकी है, और दक्षिण अमेरिका में एंडीज हैं, और दोनों ही वलित पर्वत हैं। तो उत्तर अमेरिका में रॉकीज और अपलेशियन, ये आप जानते हैं, ये अपलेशियन है और इधर रॉकीज का विस्तार है, और दक्षिण अफ्रीका में एंडीज का विस्तार है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में रॉकीज है, पूर्व में अपलेशियन है। उसी तरह दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में एंडीज है, और पूर्व में ब्राजीलियन हाईलैंड का विस्तार है। ठीक है, तो यहां क्या कह रहा है वो, अपलेशियन उत्तर अमेरिका, ये तो बिल्कुल ठीक है, और वलित पर्वत का ही उदाहरण है, तो ये सही है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज वलित पर्वत का ही एग्जाम्पल है, तो ये भी सही है। अब आ जाइए मध्य एशिया में वॉसजेस। वॉसजेस आपको पता है कि फ्रांस के पूर्व में जर्मनी के बॉर्डर पर वॉसजेस है, पहले भी हमने देखा है। तो वॉसजेस जर्मनी के बॉर्डर पर है, कहां? फ्रांस के पूर्व में, फ्रांस के पूर्व में। तो इसका मतलब ये एशिया में है ही नहीं, बल्कि कहां है? यूरोप में। तो ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा, यूरोप में आल्प्स कह रहा है, तो भाई यूरोप में तो है आल्प्स, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आल्प्स, लेकिन ये वलित पर्वत है, ना कि ब्लॉक पर्वत। ठीक, तो ये भी गलत है, क्योंकि आल्प्स किसका दे रहा है? ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक नहीं है, वलित पर्वत है। तो आप देखिए कितने सही हुए, 3 और 4, यानी केवल 2 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ें, उससे मैं पहले बता दूं कि अमृत लाइव कोड का यूज करके आप चाहें तो नए बैच में एडमिशन ले सकते हैं। 21 अक्टूबर से नए बैच की शुरुआत हो रही है, सुबह 8 बजे इसमें क्लासेस शुरू होंगी, और ये फास्ट ट्रैक बैच है 2025 के लिए, यानी इसमें 2 क्लासेस चलेंगी एक साथ, सुबह और शाम। तो 18,999 रुपये में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आपको कोड यूज करना पड़ेगा अमृत लाइव, AMRITLIV विदाउट एनी गैप। ठीक है, और इसके फीचर्स आपको ऑलरेडी पता है। फिर ये 2025 के लिए आखिरी बैच है। फिर 2026 के लिए भी एक बैच है, जिसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये 12 महीनों में इसकी तैयारी कराई जाएगी फाउंडेशन की, और ये 29,999 रुपये का है। 21 अक्टूबर से सुबह 8 बजे इसकी भी क्लासेस शुरू हो रही हैं। सेम प्रोसेस है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसमें जाकर क्लिक कर सकते हैं। आइए, हाल ही में गर्म शुष्क परिस्थितियों और तेज हवाओं के मिलने से ग्रीस में जंगल की आग तेजी से फैल गई। तेज हवाओं के कारण ये कैरेटिया और स्टामाटा के आवासीय क्षेत्रों तक फैल गया, और ये न्यूज आई थी। किसकी बात हो रही है? देखिए कितना भीषण आग कितनी लगी हुई है। बात हो रही है ग्रीस की, और ग्रीस है यूरोप में। यूरोप में कहां पर है? दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये पूरा ग्रीस है, दक्षिण पूर्व में, यूरोप में। तो वर्ल्ड मैप पर आपने देख लिया। अब ग्रीस को देख लेते हैं, किससे किससे बॉर्डर ये साझा करता है। यहां है अल्बानिया और नॉर्थ मैसेडोनिया, 2 कंट्रीज हो गई, और बुल्गारिया। ठीक है, तो 3 कंट्रीज हो गई इसके उत्तर, और उत्तर में अगर देखेंगे अल्बानिया,
नॉर्थ मैसेडोनिया और बुल्गारिया, और यहां पर तुर्की है, ठीक है, तुर्की। लेकिन तुर्की का कौन वाला पार्ट है आपको पता है? तुर्की का कुछ हिस्सा एशिया में पड़ता है जबकि कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है, ठीक है। ये पड़ता है एशिया में, ये पड़ता है यूरोप में। तो तुर्की का यूरोप वाला हिस्सा है, यूरोप वाला हिस्सा, इससे बॉर्डर साझा करता है ग्रीस। ध्यान रखिएगा, ग्रीस अपना बॉर्डर किससे साझा कर रहा है? तुर्की के यूरोप वाले हिस्से से, ठीक। तो अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया और तुर्की का जो यूरोप वाला हिस्सा है, ये इससे बॉर्डर बनाते हैं। अगर आप देखेंगे तो ग्रीस ओवरऑल आपको दिखेगा यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच में। यहां देखिए, यूरोप का तो पार्ट ही है, यहां पर है इसकी पोजीशन। एशिया और अफ्रीका, इसके बीच में लोकेशन है ग्रीस की। मेडिटेरेनियन सी से, भूमध्य सागर से लगा हुआ है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि और कौन कौन से भूमध्य सागर के जो सी हैं उससे ये लगता है। चलिए, अब अगर इसके पर्वतों की बात करेंगे तो एक पर्वतीय एरिया है पेलोपिनीज, ठीक है, माउंटेन्स। फिर है पिंडस माउंटेन्स, पिंडस दरअसल डायनेरिक आल्प्स का ही दक्षिणी विस्तार है, डायनेरिक आल्प्स का दक्षिणी विस्तार है। आपको देखना है कि भाई डायनेरिक आल्प्स कहां पर है, दिनारिक आल्प्स कहां पर है। तो दिनारिक आल्प्स इस तरह से आता है और इसी का विस्तार है, ठीक है। ये आप दूसरे मैप पर देखिएगा कि डायनेरिक आल्प्स कहां पर है। तो पिंडस ये हो गया। इसी तरह रोडोपी माउंटेन्स है, रोडोपी माउंटेन्स। थेस्ली, थेस्ली में ही ग्रीस का सबसे हाईएस्ट पीक है जिसको कहते हैं माउंट ओलंपस, माउंट ओलंपस। ये इसके महत्वपूर्ण पर्वत हो गए, ठीक है। अब सागर की अगर बात करें तो भूमध्य सागर में ही एक तरफ इसके दिख रहा है आपको एजियन सी, ग्रीस के पूर्व में, पश्चिम में है आयोनियन सी, ठीक है। एजियन सी, आयोनियन सी, और यहां भूमध्य सागर और सी ऑफ क्रेटे, क्रेटे सागर। क्रेटे दरअसल इसी का आइलैंड है, ध्यान रखिएगा, ग्रीस का ही। तो एक तो क्रेटे आइलैंड है इसका। दो अगर बड़े आइलैंड की बात करें तो क्रेटे और ईविया आइलैंड, दो बड़े आइलैंड हैं ग्रीस के। तो ये है ईविया, या इसी को यूबोइया भी कहते हैं। ईविया और क्रेटे, और क्रेटे से लगा हुआ सी ऑफ क्रेटे भी है, ये भी ध्यान रखिए। जैसे तिमोर लेस्ते से लगा हुआ तिमोर सागर था, तो उसी तरीके से। तो वाटर बॉडीज ये हो गई, एजियन सी, आयोनियन सी और सी ऑफ क्रेटे, और भूमध्य सागर तो है ही ओवरऑल। यहां पर एक नहर है, कोरिंथ नहर, कोरिंथ। और कोरिंथ नहर मानव निर्मित नहर है, शिपिंग के उद्देश्य से बनाया गया है। एक तरफ एथेंस है और एक तरफ कोरिंथ जगह है, और दोनों के बीच में बना हुआ है कोरिंथ कनाल।
ठीक है, तो ये सारी बातें आपको इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब नदियों की अगर बात करें तो एक तो पायनियोस नदी है। पायनियोस नदी के ही उत्तर में माउंट ओलंपस है जो थेस्ली का पार्ट है, ठीक है, जो कि सबसे ऊंचा इसका पीक है। तो पायनियोस नदी एक इंपॉर्टेंट नदी है, और माउंट ओलंपस हेलिकमोन और पायनियोस के बीच में है। तो इससे याद रहेगा कि माउंट ओलंपस के दक्षिण में है पायनियोस, या पायनियोस के उत्तर में है माउंट ओलंपस, और हेलिकमोन इन दोनों के बीच में माउंट ओलंपस की पोजीशन है। इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट नदी है अचेलस। हिंदी और अंग्रेजी में नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिएगा उससे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है, ठीक। चलिए, अब पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वाटर बॉडी है, दूसरी तरफ सीमावर्ती देश हैं। एड्रियाटिक सागर अल्बानिया, आयोनियन सागर बुल्गारिया, एजियन सागर स्लोवेनिया और टेरेनियन सागर क्रोएशिया कितने सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या फिर सभी चार? तो देखिए, एक एक करके सागर देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया है? क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था जो कि अक्सर समाचारों में उल्लेखित क्षेत्र अनातोलिया तुर्की, अम्हारा इथोपिया, काबो डेलगाडो स्पेन और काटालोनिया या कैटालोनिया इटली, कह रहे हैं कितने सही सुमेलित हैं। इसे हमने पहले भी मैप इन न्यूज में कवर किया है, तो इसका आंसर आपको देना है, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यूपीएससी का 2022 का सवाल है ये, ठीक है, पीटी का, तो इसका आंसर आप दीजिएगा। अभी हम देखते हैं एड्रियाटिक सागर का पोजीशन कहां है। तो एड्रियाटिक सागर ये रहा, ये पूरा एड्रियाटिक सागर है, ठीक है। एड्रियाटिक सागर में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं? तो भाई इटली का जो पूर्वी तट है ये पूरा एड्रियाटिक सागर से ही के तट पर है, ठीक है, यही इटली है आपका। तो इटली का पूरा एड्रियाटिक सागर के तट पर इस तरह से इटली है, ठीक है, इटली नहीं इटली। तो पूर्वी इटली एड्रियाटिक सागर के तट पर है। फिर यहां देखिएगा तो स्लोवेनिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, क्रोएशिया, बहुत छोटे से 20 किलोमीटर के एरिया में बोस्निया एंड हर्जेगोविना यहां पर मिलता है। बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ठीक। फिर मोंटेनेग्रो, मोंटेनेग्रो और अल्बानिया, ये अल्बानिया है। तो इटली, फिर स्लोवेनिया, क्रोएशिया, फिर बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो और अल्बानिया, ये सारी कंट्रीज जो हैं एड्रियाटिक सागर के तट पर हैं, ठीक। अल्बानिया को ध्यान से देखिएगा, तो अल्बानिया एड्रियाटिक के भी तट पर है और इधर आयोनियन सागर के भी तट पर है। तो अगर आयोनियन सागर के तट की बात करें तो सिसिली, यानी इटली का सिसिली, ठीक है। फिर ये जो प्रायद्वीप है इटली का, इसको बोलते हैं सेंटोला, सॉरी सेलेंटा, सेलेंटो बोलते हैं बेसिकली इसको, सेलेंटो प्रायद्वीप, ठीक है। इस वाले प्रायद्वीप को बोलते हैं कैलेब्रिया, तो कैलेब्रिया प्रायद्वीप, सिसिली प्रायद्वीप, ठीक है, और सेलेंटो, ये सारे इटली के ही पार्ट हैं और ये सब आयोनियन सी के तट पर है। फिर अल्बानिया और ग्रीस,
तो ध्यान रखिएगा, ग्रीस एड्रियाटिक सागर के तट पर नहीं है। ग्रीस आयोनियन सागर के एक तरफ लगा हुआ है और एक तरफ एजियन सागर से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आयोनियन सागर। अब है टाइरेनियन सागर। टाइरेनियन सागर का पश्चिमी जो इटली है वो टाइरेनियन सागर से लगा हुआ है, और सार्डिनिया जो कि इटली का ही है द्वीप समूह, कोर्सिका ये फ्रांस के आधिपत्य में है। तो कोर्सिका फ्रांस का, सार्डिनिया इटली का, और बाकी ये पश्चिमी इटली, ये सब किसके तट पर हैं? टाइरेनियन सागर। तो इटली के पश्चिम में टाइरेनियन सागर और इटली के पूर्व में एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर में बहुत सारी कंट्रीज हैं, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मोंटेनिग्रो, अल्बानिया। और अल्बानिया एड्रियाटिक के साथ साथ आयोनियन सागर से भी टच होता है। आयोनियन सागर की अगर बात करें तो सिसिली, कैलेब्रिया, सेलेंटो और ग्रीस और अल्बानिया, ये सब आयोनियन सागर के तट पर है। ठीक है, इसी बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है एड्रियाटिक सागर और साथ में कह रहा है अल्बानिया, तो बताइए सही है कि नहीं? एड्रियाटिक सागर और अल्बानिया तो बिल्कुल सही है, तो ये तो पहला सही है। फिर है आयोनियन सागर और बुल्गारिया। आयोनियन सागर, ठीक है, आयोनियन सागर और बुल्गारिया जिसका दूर दूर तक नाता नहीं है। आयोनियन सागर में हमने क्या देखा? 3 कंट्रीज के नाम, इटली, अल्बानिया और ग्रीस। ठीक, तो आयोनियन सागर का मतलब है 3 कंट्रीज, इटली, अल्बानिया और ग्रीस। तो बुल्गारिया ये गलत है। फिर है एजियन सागर, स्लोवेनिया। हमने देखा स्लोवेनिया सिर्फ और सिर्फ एड्रियाटिक सागर से लगता है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। एजियन सागर में हमने क्या देखा? एजियन सागर को भी देख लीजिए कि एजियन सागर सिर्फ 2 कंट्री से लगता है, एक तो है ग्रीस खुद और दूसरा तुर्की या तुर्की है जो इसका नया नाम है। तो 2 ही कंट्री है। क्रेटे इधर जो दिख रहा है ये भी ग्रीस का ही पार्ट है, तो 2 ही कंट्री है। एजियन 2, ग्रीस और तुर्की। आयोनियन 3, इटली, अल्बानिया और ग्रीस। ठीक। टिरेनियन इटली और यहां कोर्सिको जो है फ्रांस का है। और एड्रियाटिक में ध्यान रखना है कि ज्यादा कंट्रीज हैं, तो स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ये सब एड्रियाटिक के किनारे हैं। तो एजियन सागर स्लोवेनिया ये गलत है, और टाइरेनियन सागर क्रोएशिया ये भी गलत है। ठीक, क्यों? क्योंकि टाइरेनियन सागर में हमने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ इटली और फ्रांस यही आ रहा है, तो केवल एक अल्बानिया है जो सही सुमेलित है। ठीक है, क्रॉस चेक कर लें एक बार, गलती तो नहीं हुई। एड्रियाटिक, अल्बानिया ये तो ठीक है बिल्कुल। आयोनियन सागर बुल्गारिया नहीं है। एजियन सागर स्लोवेनिया नहीं है। स्लोवेनिया किससे है? एड्रियाटिक से। और टाइरेनियन सागर क्रोएशिया ये भी नहीं है। चलिए, बीते दिनों दक्षिणी इथोपिया के सुदूर जिले केंचोशाचा गोजदी में लगातार 2 भारी भूस्खलन की घटना हुई, और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस भूस्खलन से मरने वालों की संख्या लगभग 500 तक पहुंच सकती है। इथोपिया में बारिश के मौसम में भूस्खलन होना आम माना जाता है। इथोपिया के बारे में जान लेते हैं, आइए देखते हैं। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि इथोपिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, रेड सी से उसका कोई नाता रिश्ता नहीं है।
तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये इथोपिया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है तो हॉर्न बना लीजिए, 4 कंट्रीज से हॉर्न बनाइए, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। ठीक है, ये हॉर्न का शेप हो गया, सींग जैसा शेप हो गया। तो 4 कंट्री हम पढ़ते हैं, एक तो ये इरिट्रिया है, जिबूती है, यहां पर सोमालिया है और एक लैंडलॉक्ड कंट्री है इथोपिया। कुछ एक जगहों पर आप देखेंगे और भी कंट्रीज को इसमें शामिल किया जाता है। वो कौन सी कंट्रीज हैं? एक तो केन्या है, फिर युगांडा है, यानी इन्होंने हॉर्न ऐसा बना रखा है, साउथ सूडान और सूडान, इसके भी कुछ हिस्से तो मानते हैं कुछ संगठन कि ये भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, लेकिन ज्योग्राफी में अभी तक यूपीएससी में जो चला आ रहा है उसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका 4 कंट्रीज को हम मानते हैं। 4 कंट्री कौन कौन है? सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया और इथोपिया। और इथोपिया इसमें से लैंड लॉक्ड कंट्री है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, कमेंट में बताइएगा कि गल्फ ऑफ अदन और रेड सी के बीच में एक स्ट्रेट पड़ता है इंपॉर्टेंट, उस स्ट्रेट का नाम क्या है? ठीक, इथोपिया के अगर बात करें माउंटेन्स की तो अम्हार माउंटेन्स और इथोपियन हाईलैंड, इथोपियन उच्च भूमि, इसके बीच में ग्रेट रिफ्ट वैली है। ठीक है, ग्रेट रिफ्ट वैली। ठीक, तो अम्हार माउंटेन्स और इथोपियन हाईलैंड, इसके बीच में क्या है? ग्रेट रिफ्ट वैली। नदियों की अगर बात करेंगे तो एक नदी हाईलैंड से निकल रही है जो जेनेले और शेबली, जेनली और शेबली, ये दोनों जाकर कहां गिर रही हैं? हिंद महासागर में गिरेंगी, सोमालिया को क्रॉस करते हुए। एक नदी है ब्लू नील। ब्लू नील बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। जेनली और शेबली याद नहीं रखेंगे कोई बात नहीं, लेकिन ब्लू नील को याद रखिए। ये नदी निकलती है लेक टाना से। तो इथोपिया के नॉर्थ में एक लेक है, लेक टाना, जो कि इंपॉर्टेंट लेक है, और यहां से एक नदी निकलती है ब्लू नील, और ये नील की सहायक नदी है। तो ये ब्लू नील निकल के सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर व्हाइट नील से मिलती है, और व्हाइट नील आती है लेक विक्टोरिया से। ठीक है, तो लेक विक्टोरिया से व्हाइट नील आकर कहां मिलती है? जाकर खार्तूम में, खार्तूम सूडान की राजधानी। और यहां से ये है व्हाइट नील, ये है ब्लू नील, दोनों जब मिल जाती हैं तो आगे जो धारा बहती है वो होती है नील। ठीक है, एक नदी है अवास, जो ग्रेट रिफ्ट वैली के भीतर बहती है। मैंने बताया अभी, ये अमार माउंटेन्स और ये इथोपियन हाईलैंड्स, और बीच में ग्रेट रिफ्ट वैली। तो ग्रेट रिफ्ट वैली के भीतर ये संचार करती है, संचारित होती है। ध्यान रखना है कि अवास नदी अफार ट्रायंगल में बहती है, और अफार ट्रायंगल इन सारी कंट्रीज का, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के सारी कंट्रीज के बीच में एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा इरिट्रिया का पार्ट, थोड़ा इथोपिया का पार्ट, थोड़ा जिबूती का पार्ट और सोमालिया का पार्ट। ये नीचे धंसी हुई है, बहुत ज्यादा नीचे है। ठीक है, लो लैंड है, उसी में अवास नदी बहती है। ठीक है, नील के बारे में आपको बता ही दिया मैंने। ये है लेक टाना इथोपिया से, ब्लू नील यहां से निकलती है, और व्हाइट नील लेक विक्टोरिया से निकलती है और जाकर खार्तूम में मिलती है। उसके बाद सूडान क्रॉस करते हुए, इजिप्ट क्रॉस करते हुए नील जाकर गिरती है भूमध्य सागर में। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। चलिए, कभी कभी समाचारों में रहने वाला अफार ट्रायंगल,
निम्नलिखित में से कौन सा एक देश अफार ट्रायंगल में शामिल नहीं है? इथोपिया, सूडान, सोमालिया और इरिट्रिया। इसका जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। देखिए, अफार ट्रायंगल यही है जो मैंने आपको बताया था। इसमें इरिट्रिया का भी पार्ट है, ठीक है, इथोपिया का भी पार्ट है, जिबूती का भी पार्ट है। ये जिबूती है, ये इरिट्रिया है, ये इथोपिया है और ये सोमालिया है, ठीक है। तो सबका पार्ट है और सबको मिलाकर अफार ट्रायंगल बोलते हैं। बहुत ही लो लैंड है ये, ठीक। ये ग्रेट रिफ्ट वैली का ही जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है उसमें दिखता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सूडान। अब अगला, प्रायः खबरों में रहने वाला माघरेब के संबंध में कौन सा एक सही है? ये क्षेत्र अफ्रीका के उत्तर में अधिकतर उन देशों को समाहित करता है जो भूमध्य सागर से सटे हैं और पश्चिमी अफ्रीका में अवस्थित हैं। आपको पता है, यूपीएससी ने एक सवाल अभी पूछा था हाल ही में कि लेवेंट कंट्री किसको बोलते हैं? तो भूमध्य सागर के जो पूर्वी तट हैं उस पर जो कंट्रीज हैं वो लेवेंट कंट्रीज हैं। तो इसी तरीके का ये स्टेटमेंट है कि ये क्षेत्र अफ्रीका के उत्तर में अधिकतर उन देशों को समाहित करता है जो भूमध्य सागर से सटे हैं और पश्चिमी अफ्रीका में अवस्थित है। ये क्षेत्र पश्चिमी अफ्रीका के उन देशों में अधिकांशतः संबंधित हैं जो साहेल क्षेत्र में अवस्थित हैं और जहां अक्सर सैन्य तख्ता पलट की संभावना रहती है। ये क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका के उन देशों के अधिकांशतः समूह से बना है जो लाल सागर से सटे हैं और प्रायः नृजातीय हिंसा के कारण चर्चा में रहते हैं। ये क्षेत्र दक्षिण अमेरिका के उन देशों से संबंधित हैं जिसमें आए दिन ड्रग्स की तस्करी होते रहती है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। एक और सवाल मैंने पूछा था आपसे, जो यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ था उसका आंसर, और एक स्टेट के बारे में मैंने पूछा उसका आंसर। ये सारे आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगले हफ्ते जब मुलाकात होगी तो इसमें आगे बढ़ेंगे और अगले हफ्ते एक नया सेक्शन भी ऐड करेंगे आपकी तैयारी को ध्यान में रखते हुए। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।